हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है बेचू पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में जोरों से सभी लगे होंगे। और मैंने अभी तक जितने भी चैप्टर्स आपको करा दिए हैं, आपने उसका अच्छे से रिवीजन कर लिया होगा और अपने तैयारी को जो है बूस्ट कर रहे होंगे। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी टर्म रिलेटेड है वो मैंने आपको करा दिया था। उसमें मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। मैंने उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया था, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में बताया था और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बीच में कुछ रिलेशंस भी बताए थे। जैसे मैंने 3 आइडेंटिटीज आपको बताए थे और उसमें जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें हैं मैंने उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ था। अब आज हम बात जो करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर का नाम होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस। चैप्टर तो मैं इसको अलग से नहीं बोलूंगा, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का ही एक पार्ट होता है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये पार्ट होता है हाइट एंड डिस्टेंस। मेनली हम इसका यूज करते हैं हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए। तो मैंने जैसा कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है। तो हाइट एंड डिस्टेंस मेजर करने के लिए ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, मतलब नाप नहीं सकते अपने हाथों के द्वारा, उसके लिए हम जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। जैसे मान लो हमें अर्थ से मून के बीच में, अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो हम उसको जाकर मेजर कर सकते हैं क्या? इंची और टेप से तो हम मेजर नहीं कर सकते। तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। तो जो आज का हमारा चैप्टर होने वाला है हाइट एंड डिस्टेंस, हम आज उसमें यही पढ़ेंगे कि हाइट एंड डिस्टेंस में किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से टर्म इस चैप्टर के अंदर यूज होते हैं। जैसे इसमें कुछ टर्म्स हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, और इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ बेचू पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर। और अभी आप लोग नोटबुक और पेन लेकर अच्छे पोस्चर मेंटेन करके बैठ जाओ और पूरे ध्यान से इस लेक्चर को देखना और एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में इससे भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर कराया था उसके मुकाबले यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। तो ये लेक्चर जो आज का मैं लेने वाला हूँ ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारे पेपर को देखते हुए। और जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, मैं आशा करता हूँ आप उसको अच्छे से रिवीजन करके आए होंगे। तो उन सब चीजों का भी मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने tan थीटा और cot थीटा पढ़ाया था, तो उसका वैल्यू यूज होने वाला है कि tan 30 का कितना वैल्यू होता है, tan 45 का कितना होता है, tan 60 का कितना वैल्यू होता है। तो उन सब चीजों का यूज होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ आप उस वैल्यू को अब तक याद कर लिए होंगे, अपना बना चुके होंगे। तो आज जो है हाइट एंड डिस्टेंस हम स्टार्ट करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में किन किन टर्म्स का यूज किया जाता है और कौन कौन से ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने बताया कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स होता है इस चैप्टर से। इस टॉपिक से मैं बोलूंगा, चैप्टर ना बोल के मैं क्या बोलूंगा, इसको टॉपिक बोलूंगा कि किसी किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया गया है और एक क्वेश्चन तो फिक्स है, मतलब एक क्वेश्चन तो पूछा ही गया है इस टॉपिक से। ट्रिग्नोमेट्री का ही पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस में, तो एक क्वेश्चन तो हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और किसी किसी शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन तक पूछ लिया गया है सिर्फ इस सिंगल टॉपिक से। तो आप इससे समझ सकते हो कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस होने वाला है हमारे एग्जाम में। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझोगे, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर इस चैप्टर के बारे में एक एक चीज समझोगे और इसके क्वेश्चंस को देखोगे। जब इस लेक्चर को मैं पूरी तरीके से कंप्लीट कर लूंगा तो इसमें मैं जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा आप उन क्वेश्चंस को फिर से अपने साइड से भी रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे और उसको फिर से करने की कोशिश करोगे। और आप जो भी बुक फॉलो करते हो, सीयूटी, यूजी या पीजी एग्जाम जो भी आप दे रहे हो, जो भी बुक आप फॉलो करते हो, तो उसमें से इस चैप्टर के क्वेश्चन छांटकर जरूर प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये चैप्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। तो हाइट एंड डिस्टेंस, अब नाम से पता चल रहा है हाइट का मतलब क्या होता है। हाइट का मतलब होता है कि किसी भी चीज की ऊंचाई कितनी है, और डिस्टेंस मतलब होता है कि दूरी। अगर हमें दो चीजों के बीच में दूरी निकालनी हो
तो हम उसको कैसे मेजर करेंगे। अब ऐसे डिस्टेंस यहाँ पर निकालने की कोशिश की जाती है जिसको हम मेनली मेजर ना कर सके। अब जैसा मैंने एक एग्जांपल लेकर बताया कि अगर हमें अर्थ से मून के बीच में डिस्टेंस निकालना हो तो हम उसको मेजर नहीं कर सकते, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस बता सकते हैं। जैसे मान लो हमें किसी पहाड़ की हाइट बतानी हो, जैसे हिमालय पर्वत का हमें हाइट बताना हो, तो हम उसको जाकर हाथों से मेजर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। तो वहां पर हम किसका यूज करके हाइट बता सकते हैं, वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके उस हिमालय पर्वत की चोटी का हाइट बता सकते हैं कि उस हिमालय पर्वत का पीक का हाइट कितना होगा। तो ऐसे जगह पर हम किसका यूज करते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस का यूज करते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ टर्म्स होते हैं, उन टर्म्स को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहला जो टर्म आता है वो आता है हमारा लाइन ऑफ साइट। सबसे पहला टर्म हमारा क्या आता है इस चैप्टर के अंदर कि लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट कहने का मतलब क्या है, लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या हुआ, तो लाइन ऑफ साइट का मतलब हुआ कि मान लो मैं अगर यहाँ पर खड़ा हूं, अगर मैं आपको देखकर पढ़ा रहा हूं तो अभी आप लोग तो मेरे सामने नहीं हो, तो मैं किस चीज में आपको एज्यूम करके पढ़ा रहा हूं, मैं इस कैमरे में आपको एज्यूम कर रहा हूं कि सारे बच्चे जो हैं इस कैमरे में हैं, तो मैं इस कैमरे में देखकर पढ़ा रहा हूं। तो मैं इस कैमरे में जब देखकर पढ़ा रहा हूं तो मेरी आंखों का और इस कैमरे का लेंस का जो डिस्टेंस बन रहा है, जो पाथ बन रहा है, वो हमारा क्या है, वो है हमारा लाइन ऑफ साइट। कि किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, मान लो अगर आप भी अपने घर से बाहर निकलकर किसी चीज को देखते हो, तो आप जिस चीज को देखते हो और आपके आंखों के बीच में एक क्या बनता है, एक रास्ता बनता है कि जो जिस चीज को आप देखते हो उस चीज के और आपकी आंखों के बीच में क्या बनता है, रास्ता बनता है, पाथ बनता है। तो उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। अब दूसरा चीज इसमें आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा चीज क्या आता है हमारा, एंगल ऑफ एलिवेशन। और तीसरा चीज जो आता है हमारा वो आता है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैंने आपको लाइन ऑफ साइट एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं आपको एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में समझाऊंगा। अब मान लेते हैं मैं इस बिल्डिंग से नीचे उतरा और इस बिल्डिंग से नीचे उतरकर रोड पर मैं खड़े होकर किसी पोल या टावर को देख रहा हूँ। मान लेते हैं कि मैं इस बिल्डिंग से नीचे उतरा और रोड पर गया। अब रोड पर बहुत सारे टावर या और भी अदर बिल्डिंग होते हैं, तो मान लेते हैं कि मैं इस बिल्डिंग से नीचे उतरकर रोड पर गया और रोड पर खड़े होकर मुझे एक टावर दिखा। तो जब मैं रोड पर खड़े होकर किसी टावर के टॉप पॉइंट को देखता हूं, मैं एक एग्जांपल लेकर बताता हूं कि मान लो मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक है, ये हमारा रोड है, मैं यहां पर खड़ा हूं और ये हमारा रोड है। अब इस मान लो इस रोड पर ये एक टावर खड़ा हुआ है, वर्टिकली एक टावर खड़ा हुआ है। तो जब मैं यहां से खड़े होकर इस टावर के टॉप पॉइंट को देखता हूं, तो यहां पर हमारा कौन सा एंगल बनता है, यहां पर जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। हमारा कौन सा एंगल बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, एलिवेट मतलब क्या होता है, एलिवेशन मतलब होता है ऊंचाई। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहने का मतलब क्या है कि जब मेरी आंखें नीचे से ऊपर की तरफ देखे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या होता है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखना, वो होता है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में हमेशा क्या होगा, बॉटम टू टॉप। लाइन ऑफ साइट हमारा क्या होगा, अब लाइन ऑफ साइट मतलब क्या, ये जो रास्ता बन रहा है मेरी आंखों से इस टावर के टॉप पॉइंट के बीच में, ये जो रास्ता बन रहा है ये हमारा क्या है, ये है हमारा लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हमारा लाइन ऑफ साइट होगा वो हमेशा हमारा क्या होगा, बॉटम टू टॉप होगा, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ होगा। और दूसरा अब इसी में आता है कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होगा, तो एंगल ऑफ हमारा डिप्रेशन क्या हो जाएगा,
तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा कि मान लेते हैं, मैं कहां पर बताऊं, ठीक है। हम्म। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन मैं बता रहा हूं कि मान लेता हूं यहां पर एक टावर है, यहां पर कोई बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं या खड़ा हूं जो भी हूं, और यहां पर एक रोड है। अब रोड पर मान लेते हैं कि कोई एक गाड़ी खड़ी है, ठीक है। अब इस बिल्डिंग के टॉप पर से, मतलब बिल्डिंग के टॉप पर से जब मैं इस गाड़ी को देखता हूं तो यहाँ पर जो हमारा एंगल बनता है वो हमारा बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब क्या होता है, कोई भी डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है, डिप्रेशन का मतलब है किसी भी चीज का नीचे की तरफ आना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है कि हमेशा जो हमारा लाइन ऑफ साइट होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन में, वो होगा हमारा टॉप टू बॉटम की तरफ। मतलब जो हमारा लाइन ऑफ साइट एंगल ऑफ डिप्रेशन में बनेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। तो जो यहाँ पर हमारा थीटा एंगल होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, और यहाँ पर जो हमारा थीटा एंगल होगा वो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मैंने दो तीन चीजें बताई हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर मेनली इन्हीं तीन टर्म्स का यूज होता है। सबसे पहला टर्म्स हमारा क्या है कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है। अब लाइन ऑफ साइट मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर लाइन ऑफ साइट क्या है कि जब मैं यहाँ से खड़े होकर इस टावर के टॉप पॉइंट को देख रहा हूँ तो ये जो हमारा रास्ता बन रहा है, ये जो हमारा पाथ बन रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और जब, अब मैंने दूसरा चीज बताया एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो हमारा जो एंगल बनता है वो हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा मैंने बताया एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा क्या होता है कि जब भी हम किसी भी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो हमारा हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर ये तीन चीज का मेनली यूज होता है कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब किसी भी क्वेश्चन में लाइन ऑफ साइट तो नहीं बताएगा, लेकिन हमें ये समझना होता है कि अच्छा मतलब किसी भी चीज को देख रहे हैं तो उसके बीच में एक रास्ता बनेगा, तो उस रास्ते के थ्रू ही हम देखते हैं ना। वो रास्ता हमारा क्या होता है, वो रास्ता हमें दिखता थोड़े है, वो रास्ता हमारा इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में इन तीन चीजों का यूज होने वाला है। जो मेनली दो चीजें यूज होंगी वो होंगी एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और ज्यादा भी क्लैरिटी आएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगला कॉन्सेप्ट है कि जब भी इनके इन चैप्टर्स के इस चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब इस टॉपिक के जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें क्या रहेगा कि इसमें इसमें हमेशा इसमें हमारा हमेशा कौन सा ट्रायंगल यूज होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन करते वक्त हमेशा हम किस ट्रायंगल का यूज करेंगे, हमेशा यूज ऑलवेज राइट एंगल ट्रायंगल। हम हमेशा कौन सा ट्रायंगल हम यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। हमेशा इस चैप्टर के क्वेश्चंस करते वक्त हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज करते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि सर हम क्यों हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे, कोई और ट्रायंगल का यूज क्यों नहीं करेंगे। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज इसलिए होता है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में किस चीज क्या क्या दिया रहता है, हमें दिया रहता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस टॉपिक का नाम ही क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब ऊंचाई और दूरी निकालने के लिए। तो ऊंचाई हम किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर को। तो परपेंडिकुलर से हमें हाइट मिलता है, और यहाँ पर दूरी निकालने के लिए हम हाइपोटेनस से भी निकाल सकते हैं और बेस से भी निकाल सकते हैं। तो इस वजह से हमेशा हम इस चैप्टर के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। अब जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बच जाते हैं इस चैप्टर में, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही क्लियर करते जाऊंगा कि जहां पर कुछ कॉन्सेप्ट होंगे छोटे मोटे,
तो वहां पर जिस क्वेश्चन में यूज होगा मैं उस क्वेश्चन के थ्रू ही आपको वो कंसेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस में जो मेनली हमारे कॉन्सेप्ट है वो यही कि लाइन ऑफ साइट क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, किस ट्रायंगल का हम यूज करते हैं। अब एक चीज मैं यहाँ पर और बता दूं, दूसरा चीज है हमारा कि हमें अगर किसी भी चीज का हाइट और डिस्टेंस बताना हो, मतलब उसकी ऊंचाई और दूरी बताना हो, तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ऐसी कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाए हैं जिसके हेल्प से आप बता सकते हो। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको tan और cot के बारे में बताया है कि tan थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, और cot का उसका उल्टा होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर। तो tan और cot हमारे दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके हेल्प से हम हाइट एंड डिस्टेंस का आसानी से बता सकते हैं किसी भी चीज का। अब ऐसा नहीं है कि कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज नहीं होगा, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग किसी और का भी यूज हो सकता है। अब वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड होगा कि हमारे क्वेश्चन में किस चीज का वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पर अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो tan और cot होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे इसी दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से हो जाते हैं। tan और cot का मैक्सिमम यूज होता है, तो आप ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो वहां पर हम यूज करेंगे, लेकिन tan और cot का मैक्सिमम यूज होता है। तो इस वजह से ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर हमें tan 30, tan 45, tan 60, tan 90 इन सब का वैल्यू का पता होना चाहिए कि इनका वैल्यू कितना होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि tan एंड cot मैक्सिमम यूज होता है। ठीक है, तो अब इतने सारी चीजों को समझते हुए हम कहां बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने इस पीडीएफ के अंदर एक दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के भी उठाए हैं कि जो हमारे पेपर में पूछे गए हैं। तो आप अब देखेंगे हम कि इस चैप्टर के अंदर हमारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। आसान क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा ट्रिकी नहीं आता, लेकिन मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं कि अगर आपका एग्जामिनर कुछ लेवल को बढ़ाता भी है तो हमारे वो सिलेबस से बाहर नहीं जाने वाला। तो ध्यान से हम अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है, खत्म होता है हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड। अब इस पीडीएफ में मैंने जो आपको शुरुआती 4 क्वेश्चंस कराए थे वो हमारे किसके थे, वो थे हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स क्वेश्चन होते हैं, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाले वीडियो में करा दिए थे। इसमें से मैंने एक दो क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी दिया था, आसान क्वेश्चंस थे, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करके आंसर निकालना था। तो आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन सब कर लिए होंगे, समझ गए होंगे। आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में कि हाइट एंड डिस्टेंस में हमारे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे स्क्रीन पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज 1/√3 टाइम्स ऑफ द हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है कि जब एक पेड़ की छाया की लंबाई पेड़ की ऊंचाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हमें दिया क्या हुआ है कि जो लेंथ ऑफ द शैडो दिया है, मतलब हाइट और शैडो के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है। हमें हाइट और शैडो के बीच में यहाँ पर क्या रिलेशन दिया हुआ है कि जो हाइट है वो शैडो के 1/√3 टाइम्स है। शैडो के क्या है, 1/√3 टाइम्स। तो ये हमारा रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, हाइट ही निकालना है। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिलेशन दिया हुआ है कि हाइट और शैडो के बीच में ये रिलेशन है। इसका कुछ इमेज इस तरीके से बनेगा। अब एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि जो भी बच्चा इस चैप्टर के अंदर इनके क्वेश्चंस का इमेज अगर बना लेता है या अपने दिमाग में उसका इमेज क्रिएट कर लेता है, मतलब उसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन के हाइट एंड डिस्टेंस का इमेज बन जाता है, तो वो उस क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। क्यों कर लेगा, क्योंकि अगर इमेज बन जाता है तो फिर उसमें ये देखने को मिल जाता है कि हमें किसका वैल्यू दिया हुआ है और किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस चैप्टर के अंदर इमेज को बनाना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको इसका इमेज बना के दिखाता हूँ कि इसका इमेज किस प्रकार से बनेगा, ये क्वेश्चन इमेज के थ्रू कैसे हम डिकोड करेंगे। तो ध्यान से देखिए,
ये हमारा जो एक ट्री है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ ही बनेगा, तो ग्राउंड के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। और बोला है कि जो ट्री है अब इसका शेडो कहाँ बनेगा, ग्राउंड पर बनेगा। तो बोला है कि जो हाइट और शेडो के बीच में रिलेशन है वो क्या है, हाइट 1/√3 गुना है शेडो के। अब मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ, ए बी सी। तो हमसे पूछा क्या है, ये हमसे थीटा एंगल, ये वाला एंगल पूछा है, थीटा एंगल हमसे पूछा है। और हम थीटा एंगल, हाँ थीटा एंगल हमसे पूछा है। और क्या दिया हुआ है हमें, हाइट और शेडो के बीच में ये रिलेशन दिया हुआ है। तो अब हमें हाइट निकालने के लिए मैंने जैसे बताया कि हमें कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज पड़ेगा, हमें पड़ेगा tan का, क्योंकि tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ पर बेस का वैल्यू क्या है, 1/√3 है। तो देख लेते हैं भाई tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपन बेस। यहाँ पर परपेंडिकुलर के जगह पर क्या है, हाइट है, इसको मैं h मान लेता हूं, यही तो हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर क्या है, हाइट है, और बेस हमारा क्या है, शेडो है। तो यहाँ पर जो h का वैल्यू दिया हुआ है वो शेडो के रूप में कितना दिया हुआ है, 1/√3 s, और नीचे क्या है, वो शेडो है। तो यहाँ से s और s खत्म हो गया, और यहाँ पर हमारा थीटा निकालना है। तो थीटा इक्वल टू हमारे यहाँ पर कितना आ गया, 1/√3। तो अब tan थीटा का कितना डिग्री का एंगल पर 1/√3 वैल्यू होता है, tan थीटा के किस एंगल पर 1/√3 वैल्यू होता है, तो वो हमें अच्छे से याद है कि tan 30 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू हमारा कितना डिग्री आ गया, वो आ गया हमारा 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, कि थीटा का कितना डिग्री होगा हमारा, 30 डिग्री होगा। तो देख लीजिए ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस से देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, देख लीजिए। अब अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है, अगला क्वेश्चन भी सेम जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया उसी टाइप का है। तो इसको आप लोग खुद से एक बार ट्राई करिए, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा कि आप लोग 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए खुद से इसको ट्राई करें। आशा करता हूं आपने इसको ट्राई कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखते हैं हम, कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, वहां पे सम लिखा हुआ है क्या, इसको सन कर लेंगे, मिसप्रिंट हो गया है, कि दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री इज, मतलब सेम दिया हुआ है, यहाँ पर भी हाइट और शैडो के बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है, कि जो हाइट है वो शैडो के √3 टाइम्स है। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा। अब सेम वैसे ही अगर हम इसका इमेज बनाए तो क्या होगा, कि कोई एक ट्री है यहाँ पर, अब जमीन के साथ उसका क्या बन रहा है, शैडो बन रहा है। तो शैडो बन रहा है तो उसका वैल्यू हमें दिया हुआ है √3 टाइम्स, और हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा जो है वो h मीटर का है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो है ये हम नाम दे देते हैं। तो हमसे यहाँ पर भी सेम पूछा है कि हमारा थीटा डिग्री का एंगल बता दो, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है थीटा डिग्री का वो कितने डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ कि हाइट और शैडो के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, कि जो हाइट है वो शैडो के √3 टाइम्स है। तो यहाँ पर भी हमें tan का फॉर्मूला लगा देना है, कि भाई tan थीटा हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपन बेस। अब परपेंडिकुलर के जगह पे क्या है हमारा, परपेंडिकुलर के जगह पे है हमारा हाइट, और बेस के जगह पर क्या है, शैडो। तो हाइट का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, शैडो के रूप में दिया हुआ है √3s, और नीचे भी है s। तो s और s यहाँ पर कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ से हमारा थीटा का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, अब tan 60 डिग्री का हमारा वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आसान आसान क्वेश्चन है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, टर्म्स पते होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, शेडो और हाइट में कैसे रिलेशन दिया हुआ है,
और हमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर थीटा का डिग्री, थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है। तो आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ हमें एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से हमारे क्लियर होने चाहिए और थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो फिर आप इसको सेकंडों में उड़ा सकते हो। तो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मैं एक एक चीज दिखा रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ, फिगर आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप इन सब चीजों का रिवीजन कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो आप इसको सेकंडों में भी उड़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब मुझे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचते होंगे कि सर इतने बेसिक चीज को भी आप एक एक लाइन बोल के समझा के लिख के क्यों बताते हो। तो देखो मुझे क्या होता है ना कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, हर एक किसी का लेवल एक जैसा नहीं है, तो मुझे सारे बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए मुझे हर एक चीज उन सारे बच्चों को कवर करना होता है कि जिनको थोड़ा सा बेसिक कमजोर है, अगर वो उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो मुझे उनको भी ध्यान में रखते हुए एक एक चीज समझा कर चलना होता है। तो इसलिए जो बच्चों को ऐसा लगता होगा कि सर तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस करा रहे हैं, बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं, तो वहां पर आप अपने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हो कि आप 1.25 या 1.5x पर देख लो। लेकिन मैं उन चीजों को स्किप करके नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे पास हर एक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, तो इसलिए हमें वो चीजें भी ध्यान में रख के चलनी पड़ती है। तो वहां पर आप थोड़ा सा ये करो कि आप अपने वीडियो का स्पीड थोड़ा सा बढ़ा के देख लो, अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर बहुत बेसिक चीज है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको स्किप नहीं करना है। अब ये नहीं कि मैं कोई बेसिक चीज भी अगर बता रहा हूँ, अगर आपको पहले से भी पता है, तो आपको वहां पर स्किप नहीं करना है। अब स्किप क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको वो चीज पहले से पता है, अगर आप उस चीज को दोबारा देखते हो, सुनते हो, समझते हो, तो वो चीज आपका और क्या होगा, रिफाइन होगा, आपका उस पर और कॉन्फिडेंस भी बनेगा और वो चीज आपका और पक्का होता जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज को स्किप नहीं करना है, आप वीडियो की स्पीड को घटा बढ़ा के देख सकते हो। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, वो जो शुरुआती दो क्वेश्चन मैंने कराया, वो जो था हमारा बेसिक्स क्वेश्चन थे, और वैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन लिए हैं कि अगर इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ लिए तो हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब यहाँ पर हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन का हमारा वैल्यू देखो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमें एंगल ऑफ एलिवेशन का वैल्यू दे दिया है। हमसे पूछा क्या है, हमसे हाइट पूछ लिया है, हाइट पूछ लिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़कर क्या समझे कि अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, कि कोई एक टावर है, वो ग्राउंड पर वर्टिकली खड़ा है। तो मान लेते हैं भाई, यहाँ पर फिगर इसका कैसा बनेगा कि ये कोई टावर है, ये ग्राउंड पर ऐसे वर्टिकली खड़ा है। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब ये हमारा टावर का क्या है, ये हमारा टावर का फुट है, और ये हमारे टावर का क्या है, टॉप पॉइंट है। तो टावर के फुट पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर, ये मान लेते हैं डिस्टेंस हमारा कितना है, मान क्या लेते हैं, दिया ही हुआ है कि टावर के फुट पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 15 मीटर दिया हुआ है। तो बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, कि मतलब यहां से जब मैं इस टावर के टॉप पॉइंट को देखता हूं, तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो थीटा का वैल्यू है वो कितना है, हमारा 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालना है, ये वैल्यू हमें निकालना है। तो मैं इसको क्या मान लेता हूं, मैं इसको मान लेता हूं कि h मीटर का है। हम इसको नाम दे देते हैं कि ये हमारा पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें हाइट निकालना है, बेस का वैल्यू हमें दिया हुआ है और थीटा का वैल्यू हमारा 60 डिग्री है। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के अंदर हमने ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है जिसका परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन हो। तो हमने ऐसे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, एक पढ़ा है हमने tan और दूसरा पढ़ा है हमने cot। tan और cot में परपेंडिकुलर और बेस में क्या होता है, रिलेशन होता है। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है ना। और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, tan 60 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर की जगह पर क्या दिया हुआ है h, और बेस की जगह पर क्या दिया हुआ है 15।
अब 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का हमारा अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था कि √3 होता है, h हमें निकालना है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है 15 मीटर। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, h यहाँ पर और 15 के साथ √3 लग जाएगा, तो h का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा हमारा 15√3 मीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। 15√3 मीटर हमारे ट्री है ना, टावर का, हमारे टावर का हाइट हो जाएगा 15√3 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे, इसका फिगर ये रहा और सॉल्यूशन ये रहा। अब बहुत सारे बच्चों का अगर ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत लेंदी मेथड जा रहा है, तो लेंदी नहीं है, मैंने एक एक चीज लिखकर आपको दिखाया है। अगर मान लो आपने ये फिगर बना लिया, ये आपको फिगर ये समझ में आ गया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट आप कैसे करोगे कि भाई यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिख रहा है और मुझे बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मुझे दिया हुआ है, तो 60 डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है √3, परपेंडिकुलर h मैंने माना है, b 15 हुआ है। अब यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 15√3 मीटर। तो आप डायरेक्ट आंसर ऐसे निकाल सकते हो। लेकिन जिन बच्चों को अभी ये मेथड समझ में नहीं है या इस लेवल पर अभी नहीं पहुंचे हैं, तो वो लिख के पहले ऐसे कर लें, 4-5 क्वेश्चन में ऐसे करके निकालें वो खुद से लिख लिख के, फिर ये सब चीजें उनको जब समझ में आ जाएंगी तो उनको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है। और हमारा एग्जाम भी यही है कि हमें फाइनल आंसर से मतलब है, हमारा पेपर डिस्क्रिप्टिव तो है नहीं कि हमें लिखने के मार्क्स मिलते हो, हमें फाइनल आंसर से ही मतलब है, हमें आंसर अपना टिक करना है। तो पहले आप इस प्रोसेस को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, उसके बाद जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप वहां से स्पीड के ऊपर काम करना स्टार्ट करो कि कहाँ से फिर मैं स्टेप्स को कट करके डायरेक्ट अपने आंसर की तरफ बढ़ सकता हूँ। तो पहले ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि इसमें दिया क्या हुआ है, किसका वैल्यू दिया हुआ है, किसका वैल्यू हमें निकालना है, किसका यूज हो रहा है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हिंदी में एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दिया हुआ है कि समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया 40 मीटर लंबी पाई जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 30 डिग्री होती है, तो जब यह 60 डिग्री है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूं कि कोई टावर दिया ना, हाँ कोई एक टावर है, उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसका शैडो बनेगा। तो पहले जो उसका शैडो बनता है वो 30 डिग्री के एंगल पर बनता है, 30 डिग्री के एंगल ऑफ एलिवेशन पे। अब क्या होता है कि जैसे जैसे सन्स का जो सूर्य की किरणें हैं वो उस पर एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब चेंज होता है। अगर सूर्य की किरणें जैसे जैसे दूसरे एंगल पर पड़ती हैं तो जो उसका शैडो है वो 40 मीटर लॉन्गर बनता है। तो हमसे पूछा है कि टावर का हाइट हमें बता दीजिए। तो इसका फिगर कैसा बनेगा, देखते हैं हम इसका फिगर कैसा बनेगा। इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा कि मान लेते हैं हमारा ये टावर है और ये जमीन के साथ यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे पहले जो इस टावर का शैडो बन रहा है वो हमारा बन रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, ये हमारा टावर है। तो जो पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो हमारा बन रहा है 30 डिग्री का। एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बन रहा है, 30 डिग्री का। यहाँ पर हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सन है। यहाँ से सन की किरणें जो है इस टावर के ऊपर पड़ रही हैं। तो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो हमारा 30 डिग्री बनता है। अब जैसे ही एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो जो हमारा शैडो है वो 40 मीटर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है। जो हमारा शैडो क्या है 40 मीटर लंबा हो जाता है। तो हमसे पूछा हाइट ऑफ द टावर बताना है। तो सेम वैसे ही करना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले ऐसा कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी और डी, और इसको हम मान लेते हैं, इसको हमको निकालना है तो इसको हम मान लेते हैं h मीटर। ये जो हमारा डिस्टेंस है वो 40 मीटर दिया हुआ है कि 40 मीटर ये हमारा जो शैडो है वो बड़ा है, तो हम इसको कुछ मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है।
तो हमने इतना काम कर लिया। अब हमें निकालना क्या है कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है। तो देखो अब एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैंने 30 डिग्री यहाँ पर लिया है, 60 डिग्री यहाँ पर लिया है। मैं अगर इसको अपोजिट करता तो, अपोजिट कहने का मतलब अगर मैं यहाँ पर 60 लेता और यहाँ पर 30 लेता तो वो हमारा गलत हो जाता। वो हमारा गलत क्यों हो जाता? कोई सोच सकता है कि यहाँ पर मैं 30 डिग्री यहीं पर क्यों लिया हूँ, 60 डिग्री यहीं पर क्यों लिया हूँ, क्यों नहीं यहाँ पर 60 ले लिया हूँ और यहाँ पर 30 ले लिया हूँ? तो देखो मैंने 30 डिग्री यहाँ पर इसलिए लिया है और 60 डिग्री यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि ये जो हमारा एंगल है वो हमारा क्या है, वो हमारा है राइट एंगल 90 डिग्री। ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो इसलिए जो छोटा एंगल होगा हमेशा हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। पहले 30 डिग्री आया, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। अगर यहाँ पर हम 60 डिग्री ले लेते हैं तो फिर वो जो ऑर्डर है वो गलत हो जाता है कि 60 डिग्री से 30 डिग्री फिर 90 डिग्री। तो इसलिए जो छोटा एंगल होता है हमेशा हम उससे स्टार्ट करते हैं फिर बड़े की तरफ जाते हैं। तो फिर मैंने 30 डिग्री यहाँ पर लिया, 60 डिग्री यहाँ पर और 90 डिग्री यहाँ पर। तो इसलिए जो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मैंने पहले लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा दो ट्रायंगल की बात की गई है। एक ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है हमारा ट्रायंगल ए बी और डी। यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात की गई है। तो हम दोनों ट्रायंगल में देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो अगर मैं पहले उठाऊं ट्रायंगल ए बी डी, तो ट्रायंगल ए बी डी में हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ए बी डी में हमारा tan 30 का वैल्यू हम लगाएंगे। tan 30 का ही क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, तो परपेंडिकुलर और बेस में tan 30 का हम लगाते हैं। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, h मीटर है और बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस हमारा हो जाएगा x प्लस 40। ये बेस हम BD ले रहे हैं तो BD क्या होगा, BC प्लस CD। BC और CD मिलके क्या होगा, BD। तो BC है हमारा x और CD है हमारा 40, तो हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 40। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू होता है हमारा 1/√3। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो h√3 इक्वल टू x प्लस 40। अब √3 नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 40 बाई √3। ये हमने पहले ट्रायंगल से निकाल लिया h का वैल्यू। अब दूसरा ट्रायंगल हम देखते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। तो ट्रायंगल एबीसी में हमारा क्या है, tan 60 AB बाई BC। अब tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3। AB हमारा क्या है, h है और BC क्या है हमारा, x है। तो यहां पर मेरा h का वैल्यू कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x√3, ये हमारा वैल्यू आ गया। अब ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या था, पहला था और ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, सेकंड है। तो पहले और दूसरे इक्वेशन से हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, ये h का जो वैल्यू है हम पहले वाले में रखेंगे। तो h यहां पर मैं क्या रखूंगा, x√3 और यहां पर हमारा क्या है, x प्लस 40 डिवाइडेड बाई √3। अब ये √3 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 40। तो यहां से हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये x इधर आएगा तो क्या होगा, 2x हो जाएगा, 3x और ये x इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 3x माइनस x क्या हो जाएगा, 2x और इधर 40 है। तो जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा, 20। तो मेरे पास x का वैल्यू मिल गया और मुझे निकालना क्या है, हाइट। तो अब ये जो x का वैल्यू है या तुम इक्वेशन फर्स्ट में रख लो या तुम इक्वेशन सेकंड में रख लो। तो कौन से इक्वेशन में रखने में मुझे आसानी है, सेकंड वाले में। मैं डायरेक्ट यहाँ पर x का वैल्यू 20 रखूंगा तो मुझे h का वैल्यू मिल जाएगा 20√3। तो इसको मैं यहाँ पे रखूंगा तो हमारा जो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा वो h का वैल्यू आ जाएगा 20√3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा हाइट ऑफ द टावर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए, कि 20√3 जो होगा वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल का है, लेकिन स्टैंडर्ड लेवल कुछ नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आ गया तो आप आसानी से करने लायक होनी चाहिए। यहाँ से कुछ स्टेप्स आप कम कर सकते हो। मैंने एक एक चीज लिख कर दिखा दिया है कि भाई कोई एक टावर था, उस पर सन का जब किरणें पड़ रही थी तो पहले 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था। फिर जैसे ही सूर्य की किरणें, अगर सूर्य कुछ ऊपर से, फिर एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होता है, 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है, तो जो शेडो है उसका 40 मीटर लंबा पड़ता है। तो हमसे पूछा है कि हाइट ऑफ द टावर बता दीजिए, तो मैंने ये फिगर बना के दिखा दिया। फिर मैंने ट्रायंगल एबीडी उठाया तो हमने एच का वैल्यू निकाला। फिर मैंने ट्रायंगल एबीसी उठाया तो यहाँ से मैंने एच का वैल्यू निकाला। अब फिर दोनों इक्वेशन का जो मैंने दोनों एच का वैल्यू निकाला है उसको इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से हमें एच का वैल्यू निकल कर आया कितना, 20√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर is 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 30 डिग्री। हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। और हमसे पूछा क्या है, हाइट पूछ लिया है। तो देखिए इसका क्या फिगर बनेगा कि जमीन पर एक बिंदु से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो टावर के पैर से 30 मीटर दूर है 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हिंदी मीडियम बच्चों के लिए हिंदी में भी मैंने क्वेश्चन टाइप करा दिया है, ठीक है। तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा कोई एक टावर है, वो जमीन से एंगल ऑफ एलिवेशन उसका कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। अब ये हमारा टावर का क्या होगा, ये हमारा टावर का फुट पॉइंट होगा और ये हमारा टावर का टॉप पॉइंट होगा। तो टावर के फुट पॉइंट से जो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, इसके शेडो का, शेडो दिया है ना, the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 डिग्री। अच्छा शेडो वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिया, तो हाइट पूछा है हमसे, तो ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन हमें 30 डिग्री बता दिया है और टावर के फुट पॉइंट से जो ये डिस्टेंस है वो हमें दे दिया है, कितना दिया है, वो हमें दिया है 30 मीटर। जो टावर के फुट पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है, जो हमें बेस का वैल्यू दिया हुआ है, वो दिया है हमारा 30 मीटर और हमसे ये वैल्यू पूछा है। तो हम इसको वैसे ही मान लेते हैं कि ये जो हमारा लेंथ है वो h मीटर का है। हम इस फिगर का कुछ नाम दे देते हैं कि ये हमारा जो पॉइंट है A है, B है और ये C। तो यहाँ पर सेम हमें क्या दिया हुआ है कि भाई हमें परपेंडिकुलर और बेस में एक रिलेशन दिया हुआ है और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर सेम tan का वैल्यू यूज करके हाइट बता सकते हैं। तो देखिए आप इसको कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कि tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, h है और बेस का वैल्यू क्या है, 30 है। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 h/30। तो ये हमारा हो जाएगा √3 से h होगा तो ये हो जाएगा √3h इक्वल टू 30। अब ये √3 नीचे जाएगा तो h इक्वल टू 30√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन हमारे आंसर में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो अब इस रूट को हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़े होंगे कि रैशनलाइजेशन हम करते हैं। इस रूट को यहाँ से खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, कुछ नहीं, सेम जो वैल्यू है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 30√3 और √3 का √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ये 3 30 को 10 बार में काट देगा तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 10√3 मीटर। अब 10√3 मीटर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। पहला करके आ जाएंगे बहुत बच्चे, बहुत खुश हो जाएंगे कि मैंने बहुत अच्छा नंबर ला दिया। लेकिन आपने यहाँ पर क्या गलती किया, आपने यहाँ पर यूनिट का ध्यान नहीं दिया। 10√3 यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 10√3 मीटर में, 10√3 मिलीमीटर में और 10√3 डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। यहाँ पर हर चीज मीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यूनिट का भी ध्यान रख के आना। एग्जामिनर ऐसा खेला करता है, ऑप्शन 10√3 सब में दे देगा और यूनिट बदल देगा, तो यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा, हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। 10√3 मीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज का ध्यान देके
सिली मिस्टेक से बचने अपने एग्जाम में, क्योंकि बहुत सारे लड़कों के साथ, बच्चों के साथ ये हो जाता है कि वो क्वेश्चन तो सही करते हैं बिल्कुल, लेकिन ऑप्शन गलत टिक करके आ जाते हैं। तो जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर के सही नंबर मिलने थे, आप वहां पर निगेटिव में चले जाते हो और अपने सिलेक्शन से फिर दूर हो जाते हो। तो हमें अपने एग्जाम में सिली मिस्टेक से बचने हैं और पेपर को शांति से अटेम्प्ट करना है। अब शांति से अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि मैं धीरे धीरे करूंगा, स्लो होके करूंगा। शांति से अटेम्प्ट करने का मतलब ये है कि हाँ भाई, ये चीज दिया हुआ है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा, फिर मैंने फाइनल आंसर निकाला, फिर मैंने अपने सही ऑप्शन को टिक करके आगे बढ़ा। तो उसमें ट्रेन करने के लिए आपको अभी से क्या करना पड़ेगा, आपको अभी से बहुत सारे मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। मॉक टेस्ट देंगे आप जब शांति दिमाग से, तो अभी से उस चीज की ट्रेनिंग होगी, आपके दिमाग उसके लिए हैबिचुअल होगा। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत सारी देनी चाहिए। हमारे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उसको परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, तो हमारे प्लेटफॉर्म से भी आप मॉक टेस्ट को परचेज करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत ही थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड। तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, तो हम शुरू से इसको करते चलेंगे कि क्या दिया हुआ है कि दो समान ऊंचाई के दो खंबे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर एक दूसरे के विपरीत खड़े हैं। हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा सड़क है वो 100 मीटर चौड़ा है। ठीक है, और बोल रहा है कि दो खंबे सड़क के दोनों तरफ लगे हुए जिनकी हाइट क्या है, सेम। फिर आगे क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ ईच पोल इज। क्या बोल रहा है कि जो दो, अगर मैं यहां से मान लो कोई पॉइंट है, अब यहां से मैं खड़े होकर इस पोल के टॉप को देखूं और फिर यहीं से खड़े होकर इस पोल के टॉप को देखूं, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं वो हमारे 30 डिग्री और 60 डिग्री के बन रहे हैं। तो पहले में कौन सा एंगल ऑफ एलिवेशन है, 30 डिग्री, दूसरे में है 60 डिग्री। अब यहां पर आप किसी को भी 30 डिग्री ले सकते हो, किसी को भी 60 डिग्री ले सकते हो। जरूरी नहीं है या समझना नहीं है कि मैं किसको पहले लूं, किसको बाद में किसको लूं, क्योंकि क्या है, 30 डिग्री ये अलग ट्रायंगल है और 60 डिग्री ये अलग ट्रायंगल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन में होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेम कर देते हैं हम। ए है ये बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट है ई। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात की गई है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 100 मीटर चौड़ी एक रोड है। ठीक है, और रोड के दोनों तरफ समान हाइट के टावर है, पोल है। रोड के दोनों तरफ सेम हाइट के दो पोल खड़े हुए हैं। अब बीच में मैं रोड के खड़े होकर एक बार इस पोल को देखूं, उसके टॉप को, तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और एक बार इस पोल को देखूंगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। और दो सड़क के बीच में, वो जो सड़क के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 100 मीटर का दिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच पोल। दोनों पोल की हाइट बता देनी है। तो हमें हाइट बता देनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं ये हमारा h मीटर है। अब ये h मीटर का है तो ये भी h मीटर का हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हाइट है वो क्या है, वो सेम है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। यहां तक आपको क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला ट्रायंगल ईडीसी में ये जो हमारा डिस्टेंस है वो है हमारा x मीटर। ठीक है, मैं पहले ट्रायंगल कौन सा उठा रहा हूं, ट्रायंगल ये दिख रहा है ना, हाँ, ट्रायंगल ईडीसी उठा रहा हूं। ठीक है, ट्रायंगल ईडीसी में हमारा परपेंडिकुलर निकालना है, बेस मैंने मान लिया है। तो tan 30 इक्वल टू ईडी हमारा क्या है, ईडी है हमारा h और मैंने डीसी माना है x। अब tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है, 1/√3।
और यहाँ पर हो जाएगा h बाई एक्स। अब हमारा जो x का वैल्यू, h का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। ये हमारा हो जाएगा h√3 इक्वल टू एक्स। अब हमारा √3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा x के। तो यहाँ पर मैंने h का वैल्यू निकाला x बाई √3 मीटर। अब हम दूसरा ट्रायंगल वैसे ही उठा लेते हैं। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC में हमारा क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल ABC में हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो tan 60 का हमारा क्या हो जाएगा, AB बाई BC। AB हमारा क्या है, h है, और BC हमारा क्या है। अब देखो ये जो हमारा BD था वो हमारा था 100 मीटर। BD हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या था, वो था हमारा 100 मीटर। मैंने BC मान लिया x मीटर। तो ये जो हमारा डिस्टेंस होगा 100 में से ये घटा देंगे तभी तो ये डिस्टेंस आएगा। BD हमारा पूरा कितना था, B से लेकर D तक था हमारा 100 मीटर। मैंने B से लेकर C तक मान लिया x मीटर। तो जो हमारा BC हो जाएगा वो 100 माइनस x मीटर हो जाएगा, 100 माइनस x। ठीक है। अब tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, √3। ये हो जाएगा हमारा h बाई 100 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये जो h है यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो h इधर आएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा 100 माइनस x और √3 के साथ √3 और 100 माइनस x के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे दो इक्वेशन हो गए। ये हमारे क्या हो गए, दो इक्वेशन हो गए। अब इनको हमें सॉल्व करना है कि हमने पहले h का वैल्यू निकाल लिया जो मैंने दूसरे या तीसरे या चौथे क्वेश्चन में कराया था। तो हमने पहले h का वैल्यू निकाल लिया। अब यहां से हम क्या करेंगे, हम इन दो इक्वेशन को इक्वेट कर देंगे। ठीक है। तो इस दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये ले लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहां पर x बाई √3 इक्वल टू √3 और 100 माइनस x, यही होगा ना। अब ये √3 क्या होगा, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 300 माइनस x, यही होगा ना। अब ये जो 3 है अंदर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 300 माइनस 3x। अब ये 3x आएगा इधर तो क्या होगा, इधर माइनस 3x है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा ये x इधर पहले से है और ये माइनस 3x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस x। तो x और प्लस 3x क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 300, यही होगा ना, 4x इक्वल टू 300। अब हमारा पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का जो हमारा वैल्यू आएगा 75। 75 कैसे आएगा, ये 4 300 के नीचे जाएगा तो 300 को जो 4 है 75 बार में काटेगा। कैसे काटेगा, 400 4 7 28 हो जाएगा, 2 बचेगा, आगे 0 है तो 2 और 0 मिलके क्या हो जाएंगे 20, तो 4 5 20। तो जो हमारा x का वैल्यू आ गया वो आ गया 75। हमें निकालना क्या है, हमें हाइट निकालना है। तो अब वो जो x का वैल्यू है मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं या सेकंड में रख दूं, मुझे दोनों में आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट में रखना मुझे दिख रहा है आसान है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुझे x का वैल्यू रखना है। तो हमारा जो h आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, h इक्वल टू 75 बाई √3। अब सेम जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हमें रूट यहाँ से खत्म करना है। तो रूट खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे √3 से रेशनलाइजेशन कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 75 √3 और यहाँ पर √3 मिलके क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 3 75 को कितनी बार में काटेगा, 25 बार में। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 25 √3 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 25 √3 मीटर। तो देख लो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छे लेवल का था। ऐसा क्वेश्चन मुझे चांस तो है आने का, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा ट्रिकी नहीं था, सिर्फ क्या था थोड़ा सा लेंदी था।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए लेंदी होगा, और जो बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे वो वहां पर कंपटीशन में पहले से थोड़ा सा एज लेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सभी से अटेम्प्ट नहीं होंगे। बहुत बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही छोड़ देंगे कि यार थोड़ा सा बहुत लेंदी लग रहा है, अनईजी जैसा होने लगता है तो बच्चे छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बोला था कि 100 मीटर का एक चौड़ा सड़क है, सड़क के दोनों तरफ बराबर हाइट के दो पोल्स लगे हुए हैं, बराबर हाइट के दो पोल्स लगे हुए हैं। अब सड़क के बीच में खड़े होकर मैं एक पोल के टॉप को एक बार देखता हूं तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और दूसरे पोल के टॉप को देखता हूं तो 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो हमसे बोला है कि हाइट ऑफ द पोल निकालना है, तो हमने ऐसा फिगर बना लिया, फिर एक ट्रायंगल उठाया, फिर दूसरे ट्रायंगल को उठाया, एच का और एच का वैल्यू निकाला, फिर दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया, तो हमारा जो हाइट ऑफ पोल निकल कर आ जाएगा। अब एक का भी मैंने निकाल दिया तो दूसरा का भी वही हो जाएगा, क्योंकि हाइट क्या दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है। तो इस तरीके से हमारे जो हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कवर होते हैं। अब मुझे लगता है कि इससे बाहर हमारे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। मैंने बता ही दिया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा भी तो बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन होगा, बहुत सारे बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और अपना प्यार, अपना स्नेह बीएचयू पाठशाला के ऊपर ऐसे ही बनाए रखिए। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जब आप इस बैच को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कोई भी सेक्शन छूटेगा नहीं, आप हर एक चीज को कवर किए हुए जाएंगे अपने एग्जाम में, और एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर जाएंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।